नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या है खास आपके लिए। जनहित में सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र चुनाव में गूंज रहे बटेंगे तो कटेंगे नारे की। संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि लोक कल्याण के लिए हिंदू एकता जरूरी है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है कि संघ की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वहीं महाविकास अघाड़ी में हुए सीट बंटवारे से राहुल गांधी बहुत नाराज हैं। हालांकि राहुल से मिलने के बाद बालासाहब थोराट एक बार फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलकर कांग्रेस की सीटें बढ़वाने के जुगाड़ में जुट गए हैं। बात करेंगे दिल्ली के दमघोटू प्रदूषण की, जहां आज भी AQI बेहद खराब कैटेगरी में रहा। वहीं 2 दिन पहले यमुना में डुबकी लगाने वाले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबियत आज ज्यादा ही बिगड़ गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। जनहित में आपको ईरान का हाल भी दिखाएंगे। 25 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक मिसाइलें दागी थीं और अब इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन ने तेहरान सहित कई जगहों पर बम गिराए हैं। इस हमले में ईरान ने 2 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। और चलिए शुरू करते हैं जनहित की आज की पहली बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर, बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी से निकलकर हरियाणा में कमाल कर चुका है। अब महायुति महाराष्ट्र में भी इसी नारे को भुनाने की तैयारी में है। जाति की राजनीति के जवाब में बीजेपी ने हिंदुत्व की छतरी तान ली है और संघ बीजेपी के इस मंत्र को जमीन पर हकीकत में बदलने में जुट गया है। ये देखिए। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये महज 3 शब्द नहीं, बल्कि सियासत की वो नई बिसात हैं जो जाति और क्षेत्र की सीमा को लांघ चुकी है और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। ये 3 शब्द सियासत की वो पिच तैयार कर रहे हैं जहां से सत्ता का शिखर दिखाई देता है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले आरएसएस ने एकजुटता के इसी मंत्र को दोहराया है। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। एक तरफ कानों पर हिंदू एकजुटता की गूंज सुनाई दे रही है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की सड़कें बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर से पटी पड़ी हैं, जिन पर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी है। योगी ने ही हरियाणा की चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी उछाला था और जब पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने भी यही बात दोहराई थी। याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का नाम भी शामिल है। ऐसे में जब वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो उनके नारे को नई धार मिलनी तय है। इन सब के बीच आरएसएस ने राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर भी घेरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हो, हम तो मिलना नहीं चाहते हैं। हम तो मिलना चाहते हैं जी, सबसे मिलना चाहते हैं। आरएसएस इशारों में राहुल गांधी और कांग्रेस को मोहब्बत का पैगाम भेज रहा है, लेकिन राहुल गांधी का हर बार आरएसएस के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। आरएसएस ने गेंद राहुल के पाले में फेंक दी है और अब इंतजार राहुल के बयान का है। बटेंगे तो कटेंगे और मोहब्बत के पैगाम का वो क्या और कैसे देते हैं जवाब, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे के बड़े सियासी मायने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जो जख्म दिया था, बीजेपी उसे विधानसभा चुनाव में भरने की तैयारी में जुट गई है। विपक्ष के जाति के जिस नैरेटिव में बीजेपी फंस गई थी, उसे हरियाणा के नतीजों ने रास्ता दिखाया है। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा इतनी जोर शोर से क्यों उछाल रही है, अब वो भी जानिए। आधी शिवसेना बीजेपी के साथ, आधी शिवसेना कांग्रेस के साथ, आधी एनसीपी बीजेपी के साथ, आधी एनसीपी कांग्रेस के साथ। सियासत के इन नए नए समीकरणों में मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। गठबंधन की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में हुई तो इंडिया गठबंधन का दांव भारी पड़ गया। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में 48 लोकसभा सीट में 30 इंडिया गठबंधन के खाते में और 17 एनडीए को मिली।
महाराष्ट्र के जिस सियासी अखाड़े में बीजेपी 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप कर रही थी, वहां 2024 में औंधे मुंह गिर गई। अब बारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है और बीजेपी को डर है कि कहीं लोकसभा वाला खेल दोबारा रिपीट न हो जाए। इसीलिए बीजेपी इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव में हार के कारण तलाशे गए तो पता चला एनडीए मराठा आरक्षण के पक्ष में था, इसीलिए ओबीसी वोटर्स एनडीए के खिलाफ गया। मराठा वोटर कई खेमों में बंट गए, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी के कई बड़े ओबीसी चेहरे चुनाव हार गए। मराठा वर्सेस ओबीसी की इस जंग को विपक्ष एक बार फिर से जाति और आरक्षण के मुद्दे से धार दे रहा है। वहीं बीजेपी ने भी गेम प्लान बदलते हुए अपने पुराने हिंदुत्व के फॉर्मूले पर लौटने का फैसला कर लिया। बटेंगे तो कटेंगे, आप देख रहे हैं ना। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे और उसके पहले यूपी में शमशान और कब्रिस्तान के जरिए बीजेपी हिंदुत्व कार्ड की कामयाबी देख चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदुत्व के दम पर 2014 से 2024 तक बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं। लोकसभा में कम सीटें और हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी समझ गई कि अगर लड़ाई जाति पर आई तो विपक्ष भारी पड़ जाएगा और अगर लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर लड़ी गई तो फिर बीजेपी का विजय रथ कोई नहीं रोक सकता। आरएसएस ने राहुल गांधी को मोहब्बत का संदेश भिजवाया। राहुल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन कांग्रेस नेताओं की ओर से जवाब जरूर दिया गया है। संघ की जो कथित रूप से जो वो कहते हैं और उनकी करनी में जितना बड़ा अंतर है, उसमें लगता नहीं है कहीं भी कि हम लोगों के मन कभी भी या किसी भी तरीके से मिल पाएंगे। नहीं तो संघ क्या कहता है उसके लोग जानते हैं, उसके तमाम प्रचारक अपनी बातों में रोज कहते हैं। किसी समुदाय संप्रदाय छोड़िए, मानवता पर हमला होता है तो आप सामने नहीं आते हैं। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने के बाद सभी दल किस्तों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब तक कांग्रेस की भी 2 लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राहुल गांधी सीट के बंटवारे से खुश नहीं हैं। आखिर क्या है राहुल की नाराजगी की वजह और पार्टी की मीटिंग में उन्होंने क्या कुछ कहा, नाराजगी की इनसाइड स्टोरी। एक एक पन्ने को सावधानी से पलटते राहुल गांधी, हर एक उम्मीदवार के नाम पर पैनी नजर। तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय की हैं, जहां महाराष्ट्र को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कल के मंथन के बाद आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ गई, जिसमें 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों समेत 71 सीट पर नाम फाइनल हो गए हैं। बताया जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग को लेकर चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी का मानना था कि एमवीए के सीट बंटवारे फॉर्मूला में कांग्रेस का पक्ष मजबूत नहीं था। कई सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के लिए मजबूत थी, लेकिन वो सहयोगियों के पास चली गई। खास तौर पर सामाजिक समीकरण के लिहाज से जो सीट कांग्रेस के लिए अहम थी, वो भी सहयोगियों को दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इन सीट फॉर्मूले पर सहमत होने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के उन नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई है। सूत्रों के हवाले से तो यहाँ तक खबर आई कि राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट पर नाराज थे। थोराट को ही सीट शेयरिंग से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी तक का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि खुद बाला साहब थोराट ने कैमरे पर आकर इसका खंडन किया। ठीक है, अभी जो आएगा उसके हम ये करेंगे, फेस करेंगे हम। वो तो उनकी सत्ता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। राहुल को जिन सीटों के न मिलने का अफसोस है, वो शिवसेना उद्धव गुट के खाते में चली गई हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत राहुल के जख्मों पर मरहम लगाते दिखे। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। संजय राउत भले ही राहुल को बड़ा नेता मान रहे हों, लेकिन सीट शेयरिंग पर बराबरी की बात कर रहे हैं। अब सियासी लड़ाई बराबरी की सीट पर आगे बढ़ चुकी है। पूछा जा रहा है किसको कमजोर सीट मिली और किसको मजबूत। वैसे इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी अलग है। गठबंधन के समीकरण बदल चुके हैं। कभी आमने सामने लड़ने वाले अब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कभी साथ लड़ने वाले एक दूसरे के खिलाफ तलवार तानकर खड़े हैं। गठबंधन की गुत्थी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। कैमरे के सामने एकजुटता की परेड है, जुबां पर जीत की यलगार है, लेकिन बंद कमरों की बैठक से जो खबरें आ रही हैं, उसकी खटपट सियासी गलियारों में खूब गूंज रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे और अजित की महायुति 277 सीटों पर सहमति बना चुकी है, लेकिन 11 सीटों पर पेच फंस गया। इन 11 सीटों पर बीजेपी और शिंदे गुट दोनों की उम्मीदवारों की दावेदारी है।
11 सीटों पर उम्मीदवार 28 अक्टूबर को घोषित होंगे ताकि बगावत ना हो, बागी बतौर निर्दलीय खतरा ना बने। फडणवीस और शिंदे इन सीटों पर रास्ता निकालने में लगे हैं। इनमें वर्सोवा, अंधेरी ईस्ट, मीरा भाईंदर शामिल है। महायुति के साथ साथ महाविकास अघाड़ी में भी सीटों का पेच फंस गया है। तीनों बड़े दलों ने बराबर सीट बांट ली और 18 छोटे दलों को ऑफर की, लेकिन 5 अकेले एसपी ने दावा ठोक दिया, और वो भी अपनी पसंद की सीट की शर्तों पर। 5 सीटों पर तो हमारी तैयारी जो है कई महीनों से चल रही है, और 5 सीट हम जरूर इंशाल्लाह चुन के आएंगे। दूसरी सीटें हैं जहां हमको टिकट देना है। अबू आजमी को 20 सीट पर चुनाव लड़ने की धमकी दी और एमबीए को अल्पसंख्यक वोट बंटने का डर दिखाया। उद्धव की शिवसेना कह रही है ऐसे ऐलान से बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। उद्धव गुट एसपी की नाराजगी मोल ले सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एसपी को भाव न देना यूपी में महंगा पड़ सकता है। खुद अखिलेश महाराष्ट्र में चुनावी दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस ने जनाधार वाली बात महाराष्ट्र में दोहराई तो अखिलेश कांग्रेस को यूपी में साइकिल से उतार सकते हैं। राजधानी दिल्ली में भले ही चुनाव अगले साल हों, लेकिन मैदान सज चुका है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को पिछले विधानसभा चुनाव के वायदे की याद दिला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वच्छ यमुना नारे का कड़वा सच दिखाने की कोशिश की, लेकिन डुबकी लगाने के बाद वो खुद ही बीमार पड़ गए। हमारे देश में मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके सच होने का दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाएंगे तो सीधे अस्पताल की पर्ची कटती है, और इसका जीता जागता प्रमाण है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आरएमएल अस्पताल में एडमिट वीरेंद्र सचदेवा की नासाज तबीयत का राज 2 दिन पुरानी घटना में छिपा है, जब केजरीवाल तेरी यमुना मैली का जाप करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने उसमें डुबकी लगाई थी। सचदेवा डुबकी लगाकर बाहर आए और क्या हुआ, तेरा वादा वाले अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर तीर चलाए, लेकिन यमुना के गंदे पानी ने वीरेंद्र सचदेवा की हालत खराब कर दी और अब वो डॉक्टर के आदेशों का पालन करने को मजबूर है। जो डुबकी लगाने का चैलेंज देते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में स्नान किया, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। लाल रैशेज, खुजली और सांस लेने की हल्की तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल लाया गया था और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यहां से वापस जाना पड़ा था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि यमुना को वो साफ कर देंगे और पहली डुबकी खुद लगाएंगे। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। साफ होना तो दूर, केजरीवाल के इंतजार में यमुना और बदहाल जरूर हो गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यमुना में डुबकी लगाकर अस्पताल में भर्ती है। वहीं आम आदमी पार्टी की दलील है कि दिल्ली में बीमार लोगों की कमी नहीं है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसकी हम सब शुभकामनाएं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल इतना समझ में आता है कि केवल नौटंकी से पोल्यूशन कम होता है। दिल्ली में अगले साल चुनाव है। आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में है। क्लीन यमुना उसके नारों में गूंजता है। यमुना तो मैली रह गई, लेकिन सियासत उससे ज्यादा जहरीली नजर आ रही है। और अब एक महत्वपूर्ण खबर, अगर आप दिल्ली में सालों पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो उसे लेकर दिल्ली की सड़कों पर मत निकलिएगा, क्योंकि प्रदूषण के सीजन में आपकी गाड़ी बैन होने वाली है। एक एक करके कुछ आंकड़े रखते हैं आपके सामने। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने पर ग्रैब 3 के नियम लागू हो जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन लग सकता है। बैन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर निकलेगा तो उसे 20,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली में BS3 पेट्रोल मॉडल की करीब 2 लाख गाड़ियां हैं, जबकि BS4 डीजल मॉडल की 3 लाख गाड़ियां चलती हैं। यानी बैन लगने के बाद दिल्ली की सड़कों से 5 लाख गाड़ियां गायब हो जाएंगी। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज। ये इंजन के वर्जन की तरह काम करता है। जैसे फोन और लैपटॉप की वर्जन हर साल अपडेट होते हैं, ऐसे ही समय समय पर गाड़ियों का इंजन भी अपडेट होता है। फिलहाल भारत में BS6 वर्जन वाले इंजन की गाड़ियां इस वक्त बिक रही हैं। 2017 तक मार्केट में सभी गाड़ियां BS3 मॉडल की बिकी हैं। अगर आपकी गाड़ी का इंजन भी BS3 वेरिएंट का है तो दिल्ली की हवा सुधरने तक उसे घर पर ही रखें या फिर
नई गाड़ी खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हुए बात लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की कर लेते हैं। तमाम राज्यों की पुलिस आए दिन लॉरेंस गैंग के गुर्गों को पकड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी लॉरेंस की दहशत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को पकड़ा। इन शूटर्स ने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई के एक नए प्लान की जानकारी दी है। क्या है लॉरेंस बिश्नोई का अगला प्लान? कौन है लॉरेंस के शूटर्स का अगला टारगेट? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दिल दहलाने वाले प्लान का नया खुलासा किया है कल गिरफ्तार किए गए शूटर्स ने। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग के जिन 7 शूटर्स को पकड़ा है, उन्होंने बताया कि उनके निशाने पर कई लोग थे। इनमें एक टारगेट है श्रीगंगानगर का रहने वाला सुनील पहलवान। सवाल ये कि आखिर लॉरेंस की सुनील पहलवान से क्या दुश्मनी है और वो उनको क्यों मारना चाहता है? इस सवाल का जवाब खुद सुनील पहलवान ने ही दिया। हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं अशोक चांडक। तो चांडक की बेटी बिटिया है, वो लॉरेंस को राखी भेजती है। प्रशासन को भी इस बात का पता है और लोगों को भी इस बात का मालूम है। अब सवाल ये कि आखिर लॉरेंस की मुंहबोली बहन और सुनील पहलवान में ऐसी क्या दुश्मनी है? इसका जवाब ये है कि लॉरेंस की मुंहबोली बहन श्रीगंगानगर के स्थानीय नेता अशोक चांडक की बेटी है। अशोक चांडक और सुनील पहलवान के मामा राजकुमार गौड़ एक दूसरे के सियासी विरोधी हैं और बहन की खातिर लॉरेंस सुनील पहलवान का दुश्मन बन बैठा है। उनका बेटा है राघव चांडक, जो बिल्कुल उनके साथ खुल्लम खुल्ला वो लोगों को बोलता है, अभी मेरे साथ उनके साथ उठ बैठा है। लॉरेंस गैंग के गुर्गों से पूछताछ में सुनील पहलवान का नाम सामने आने के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है। भेजी हुई है जो कि जिनको पकड़ा गया है उनसे इंट्रोगेट करके डिटेल में क्या बात है उसके बारे में जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को जब पुलिस मीडिया के सामने लाई तो पहली बार अलग तस्वीर नजर आई। शूटर्स के कपड़े एक जैसे थे और सभी के चेहरे नकाब से ढके हुए थे। जाहिर है नकाब के पीछे जो चेहरे छिपे हैं उनके इरादे बेहद खौफनाक थे। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही अदावत में किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा है कि सलमान माफी मांग ले वरना पता नहीं कब कोई टपकवा दे। राकेश टिकैत ने माफी मांगने की बात भले ही कही हो, लेकिन सलीम खान कह चुके हैं कि गलती नहीं की तो फिर माफी किस बात की। काला हिरण शिकार मामले में अब किसान नेता राकेश टिकैत भी कूद पड़े हैं। किसानों की समस्या सुलझाते सुलझाते टिकैत ने सलमान खान को मुफ्त में सलाह दे डाली। राकेश टिकैत ने कहा कि सलमान को माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जेल में बंद आदमी क्या कर दे कुछ पता नहीं। जो हीरो हैं ये, उनके समाज में किसी भी मंदिर में जाके ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता हो रहा कहाँ टपकवा दे। राकेश टिकैत ने काला हिरण मामले को बिश्नोई समाज की भावनाओं से जुड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि सलमान के माफी मांगने से समाज का भी सम्मान रह जाएगा। बिश्नोई समाज का मंदिर, वहां पर अपना कर ले, सॉरी फील कर ले, कोई चीज होगी जो कर ले, कम से कम उन समाज का भी सम्मान रह जाएगा, नहीं तो सब समाज उसके साथ में है। जो जंगली जानवर होते हैं और खास करके जो हिरण है उसका संरक्षण करते हैं। राकेश टिकैत भले ही सलमान के माफी मांगने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि सलमान ने किसी भी जानवर को नहीं मारा, तो माफी किस बात की। सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है, इसलिए क्या हम इन चीजों पर बिलीव ही नहीं करते। हालांकि बिश्नोई समाज ने साफ कहा था कि माफी मांगने से सलमान का अपराध कम नहीं होगा। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। इस मामले में पुलिस कई शूटर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। आगे बढ़ते हुए एक दूसरी बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। हापुड़ में एक सांप रात को निकलता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। 3 लोगों की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में जी रहा है। रात भर पहरा दिया जा रहा है। वन विभाग से लेकर सपेरों ने भी बीन बजा ली, लेकिन सांप न जाने कौन से बिल में घुसा बैठा है।
हापुड़ के सदरपुर गांव में इन दिनों खौफ का आलम है। रात होते ही गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ताकि जब मुसीबत आए तो मिलकर मुकाबला कर सकें। इस गांव में सांप का खौफ है, जो अब तक 6 लोगों को डस चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। इनमें एक परिवार की महिला और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो निशान बच्चे कहाँ पाया, लड़के कहाँ पाया। जब अंदाजा लगा फिर घर वाली रोड लगी ज्यादा ही, उसके देखा तो उंगली में निशाना। वो जब कल मेरी आंखों का अंधेरा लगा, जब जांच हुई पक्की, हाँ पत्नी, जब जांच हुई के सांप ने काटा। सांप की दहशत इतनी कि लोग लाठी डंडा लेकर पुलिस के साथ रात रात भर पहरा कर रहे हैं। सांप को पकड़ने के लिए सपेरे भी बुलाए गए, बीन बजाई गई, टोना टोटका किया गया, लेकिन सांप है कि नजर आता ही नहीं। क्योंकि जो काटने वाला सांप किसी ने देखा ही नहीं है, जिन लोगों को काटा वो करे हमने देखा ही नहीं है, तो वो सर्टिफाइड नहीं हो रहा है कि जो हमने पकड़े हैं उन्होंने काटा है या किसी दूसरे सांप ने काटा है। 3 लोगों की मौत के बाद लोग सतर्क हो गए, इसीलिए जब सांप ने गांव के कुछ और लोगों को काटा तो तुरंत उनका इलाज करवाया गया, जिसके कारण उनकी जान बच गई। कारवट लेते जैसा काटा मैंने उसको ऐसा फेंका। जब मैंने देखा तो मुझे कुछ न दिखाई दिया। सांप दिखाई नहीं दिया? ना दिखाई दिया। गांव में सांप की दहशत के बीच खबर फैली कि बाहरी इलाके में सांप देखा गया है। वन विभाग और एक्सपर्ट ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 4 फुट लंबे सांप को पकड़ लिया। हालांकि ये वो सांप नहीं था जिसकी तलाश हो रही थी। मेरे बच्चे भी नंसाल चले गए, फिर नानी के भेज दिया आप? हाँ, तीनों भेज दिए। एक बुआ के गई है, 2 नंसाल में। क्यों? डर का मारे, दहशत का मारे, ना तो घर में बढ़ रहे, ना खाना खा रहे, ना सो पाते हैं चैन से। दहशत के बीच गांव के हर घर की दीवार पर लाल रंग से सांप की तस्वीर बनाई गई है। मान्यता है कि जिस घर के बाहर सांप की तस्वीर रहेगी उस घर में सांप नहीं आएगा। हर घर की चौखट पर सांप से सावधान और सांप काटने पर क्या करें और क्या ना करें, इसके पोस्टर भी लगाए गए हैं। लोग हर तरह के जतन कर रहे हैं ताकि खुद को बचाया जा सके। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अब तक हम और आप QR कोड का इस्तेमाल पैसों के लेन देन और खरीदारी के लिए करते रहे हैं, लेकिन अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालु QR कोड की मदद से प्रसाद खरीद सकेंगे। इसके लिए बाकायदा उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में जगह जगह प्रसाद वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। वेंडिंग मशीन आपने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और दफ्तरों में देखी होगी। बड़े रेफ्रिजरेटर की तरह दिखने वाली इस वेंडिंग मशीन में अलग अलग वजन वाले प्रसाद के पैकेट रखे जाएंगे, जैसे कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो के लड्डू प्रसाद के पैकेट इस मशीन में रखे जाएंगे, जिनकी कीमत वजन के मुताबिक 50 रुपए से 400 रुपए तक रखी गई है। श्रद्धालु अपनी जरूरत के हिसाब से वेंडिंग मशीन में लगे QR कोड के जरिए पेमेंट करके लड्डू प्रसाद खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि वेंडिंग मशीन 24 घंटे 7 दिन काम करेगी, यानी श्रद्धालु किसी भी समय महाकाल का लड्डू प्रसाद पा सकेंगे और प्रसाद के लिए उनको लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी होंगी। महाकाल मंदिर प्रबंधन का दावा है कि प्रसाद वेंडिंग मशीन की सुविधा वाला ये देश का पहला मंदिर है। फिलहाल महाकाल मंदिर में 7 काउंटर हैं जहां हाथ से प्रसाद बांटा जाता है। आगे बढ़ते हुए, ब्रिक्स सम्मेलन में हुए ऐतिहासिक अग्रीमेंट के बाद चीन की सेना LAC से पीछे हटने लगी है। इंडियन आर्मी के सूत्र बताते हैं कि 3 दिनों के अंदर LAC से चीन का अतिक्रमण कुछ हद तक कम हो जाएगा। दोनों सेनाएं हर दिन अपने टेंट और अस्थायी शेड्स हटा रही हैं। और अप्रैल 2020 वो वक्त जब LAC पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए थे। उस भिड़ंत का असर ये हुआ कि पिछले 4 साल से दोनों देश सरहद पर एक दूसरे को ललकारने में जुटे रहे। भारत चाहता था कि LAC पर जैसी स्थिति थी वैसी ही दोबारा हो जाए। 4 साल के बाद ब्रिक्स समिट में हुए अग्रीमेंट के बाद अब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। इंडियन आर्मी के सूत्र बता रहे हैं कि 28 से 29 अक्टूबर तक दोनों सेनाएं पीछे हट जाएंगी। दोनों सेनाएं उस पॉइंट तक पीछे जाएंगी जहां वो अप्रैल 2020 में मौजूद थी, और अप्रैल 2020 में जहां तक पेट्रोलिंग होती थी अब वहीं तक पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके अलावा दोनों देशों के सैनिक जब जब पेट्रोलिंग करने आएंगे तब वो एक दूसरे देश को इन्फॉर्म करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि LAC पर गलवान घाटी जैसी झड़प दोबारा ना हो। हालांकि ये अग्रीमेंट सिर्फ 2 पेट्रोलिंग पॉइंट के लिए मान्य होगा। ये पॉइंट है डेमचोक और देपसांग। ये वो पॉइंट है जहां चीन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अग्रीमेंट के बाद अब वो पीछे हट रहा है। लद्दाख के स्थानीय लोग मानते हैं कि भारत की बदलती छवि ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। डेपसंग और देमजोक में हटाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब
पूरा टक्कर लेने वाला है, जो कि हमने गलवान के समय में देखा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वो अग्रीमेंट सिर्फ पूर्वी लद्दाख के 2 पॉइंट्स के लिए हुआ है। बाकी के विवादित इलाके अभी भी जस के तस बने रहेंगे। हालांकि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला रहेगा। बाकी क्षेत्रों के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग्स होती रहेंगी। भारत और चीन के बीच हुए एग्रीमेंट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आ गया है। जयशंकर ने इस एग्रीमेंट को जरूरी बताया। चीन पर भरोसा किया जाए या नहीं, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। Now, this was important. Where do we go? I think it's still a little bit early. We have to wait for things to settle themselves. Because after 4 years of a very disturbed border, it will take naturally time to sort of rebuild, a degree of trust and sort of a willingness to work. उधर बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 2.5 महीने के बाद एक बार फिर से हिंदू समाज सड़क पर उतर आया है, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ना तो हिंसा रुकने का नाम ले रही और ना ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए अब हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करना सड़कों पर शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के चटगांव में हजारों लोगों की ये भीड़ बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू समाज है। बांग्लादेश की राजनीति में उथल पुथल के बाद हिंदुओं के खिलाफ जो हमले शुरू हुए, उस पर मोहम्मद यूनुस सरकार लगाम लगाने में नाकाम हो गई, तो अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। हिंदू समाज ने अपने हितों की रक्षा के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने 8 मांगे रखी हैं। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में तुरंत सुनवाई और कार्रवाई, हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून, अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग मंत्रालय, हिंदू कल्याण ट्रस्ट का अपग्रेडेशन और स्कूल कॉलेज में हिंदू पूजा स्थल बनवाने की मांगे अहम हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस से संपत्ति से जुड़े मामलों में भी हिंदुओं के अधिकार बढ़ाने की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार अमल नहीं करेगी, तब तक हिंदुओं का प्रदर्शन जारी रहेगा। लौटते हैं देश की अहम खबर की ओर। अहमदाबाद पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कई ऐसे भी थे जो लूटपाट और मानव तस्करी जैसे अपराध में शामिल थे। ऐसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस अब पूरे अहमदाबाद में बड़ा अभियान चला रही है। अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये लोग अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान में पकड़ में आए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जिन 48 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, वो लंबे वक्त से शहर के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। अहमदाबाद शहर जो विस्तार है, उसमें जो गैरकायदेसर तरीके से जितने बांग्लादेशी नागरिक रह रहे, उनको ढूंढ के डिटेन करके वापस बांग्लादेश भेजने की, या तो फिर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो ढूंढ के उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शंस लेने हैं, उसकी एक ड्राइव रखी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अभियान में पता चला है कि शहर के कुबेर नगर, सरदार नगर, शाह आलम, नरोदा पाटिया इलाकों में हजारों अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे ज्यादा तादाद अहमदाबाद के चंडोला लेक इलाके में है। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड बनवाकर ऐसे घुसपैठिए 10-10 साल से अहमदाबाद में बसे हुए हैं, जो भीख मांगने के अलावा लूटपाट, सेक्स रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों में शामिल रहते हैं। मतलब वेरिएशन से सारे लोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग साल में यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग 2 साल पहले आए, कुछ लोग 5 साल पहले आए हुए और कुछ लोग 10 साल पहले यहाँ आए हुए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान में ऐसे भी कई बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो बांग्लादेश की नागरिकता के दस्तावेज होने के बावजूद चोरी छिपे अहमदाबाद में रह रहे हैं। ट्रेनों में मिलने वाले खाने को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। लोग सोशल मीडिया पर खाने की तस्वीरें डालकर उनकी क्वालिटी और हाइजीन का मुद्दा उठाते रहते हैं। ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए IRCTC ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत देश भर में IRCTC के 297 किचन में खाने की क्वालिटी और हाइजीन की निगरानी AI से की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी बिना किचन कैप, आपको बता दें, कोई भी कर्मचारी किचन कैप और ग्लव्स के खाना बनाने के लिए पहुंचता है, तो AI के जरिए
उसके इंचार्ज तक ये जानकारी तुरंत पहुंचा दी जाएगी। साथ ही किचन में चूहा या कॉकरोच दिखने पर भी एआई सिस्टम अलर्ट जारी कर देगा। एआई के जरिए आईआरसीटीसी के किचन की निगरानी के लिए दिल्ली में वॉर रूम बनाया गया है। देश के 297 किचन में क्या कुछ चल रहा है उसकी हर जानकारी सीसीटीवी के जरिए वॉर रूम तक पहुंचती रहेगी और वहां तैनात कर्मचारी किसी किचन में गड़बड़ी मिलने पर वहां पर मौजूद इंचार्ज को तुरंत इन्फॉर्म करेगा, अलर्ट करेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में आईआरसीटीसी के 800 से ज्यादा किचन हैं जहां आमतौर पर चूहे और कॉकरोच के मिलने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। उधर 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजरायल ने ऐलान कर दिया था कि ईरान को इसका जवाब जरूर देगा। 24 दिन के बाद ईरान पर बम बरसाकर इजरायल ने अपनी कही बात को सही साबित कर दिया है, लेकिन इजरायली वायुसेना ने ईरान के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि उसके न्यूक्लियर प्लांट को निशाना नहीं बनाया। अक्टूबर की आधी रात ईरान पर हुए हमले में इजरायली एयरफोर्स ने एक साथ ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran. अपने हवाई हमले में इजरायल ने पश्चिमी तेहरान के अलावा खुजेस्तान और इलम प्रांतों में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों और इजरायली हवाई हमले के खिलाफ तैयार किए गए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को अपना निशाना बनाया। लेकिन ईरान में घुसने के बावजूद इजरायली एयरफोर्स ने न तो ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला किया और न ही उसके तेल के जखीरों पर बम गिराए, क्योंकि इजरायल को इस बात का अंदाजा था कि ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट और इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश मिडिल ईस्ट में लगी आग को और भड़का देगी। अमेरिका ने भी पहले ही इजरायल को आगाह कर दिया था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करने की भूल ना करे, लेकिन इजरायल के इस सधे हुए हमले और ईरान की ओर से कम नुकसान के कबूलनामे के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई पर एबीपी न्यूज से भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इजरायली राजदूत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हिजबुल्लाह का समर्थन बंद नहीं किया और हमास ने हथियार नहीं डाले तो इजरायल और बड़े हमले करेगा। इजरायल के राजदूत से बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने, सुनिए। Excellency, Hezbollah in turn, I am told, has also targeted Israeli bases. Is that correct? How much of the harm it has inflicted on Israel, sir? As you know, Ashish, Hezbollah has attacked Israel in a completely unprovoked way already on the 8th of October. And since then, Israel has been trying to achieve a diplomatic solution. And we are sending a very clear message to Hezbollah and to the Iranians that if they don't stop firing at us, we will continue operating until we achieve a verifiable implementation of UN Security Council Resolution 1701 that states that Hezbollah is not allowed to position itself near our border. Excellency, as I speak to you, some about a half an hour back, Government of India also came out with a press release by the Ministry of External Affairs calling upon, they said, we reiterate our call to all concerned to exercise restraint and return to the path of dialogue and diplomacy. Is there a scope of dialogue and diplomacy, sir? Is there a scope of finding a solution to this conflict? Absolutely. We agree with India. I think that we have to go to a path of dialogue. But Ashish, you know, the Iranian regime does not want to talk with us. We are limiting ourselves. We could hit Iran much harder, but we are limiting ourselves because we know that we want a path for de-escalation, because we coordinate our moves with the United States, and we also have a very good dialogue with the Indian government and agree that the best way forward is a way of de-escalation, of dialogue, and of implementing UN Security Council resolutions, including 1701. बात अब अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका की जनता अपने नेताओं की अग्नि परीक्षा ले रही है। पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है अमेरिका की जनता पर। लोग ये जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से अमेरिका के लोग किसको चुनेंगे। लेकिन चुनाव से 9 दिन पहले तक हवा का रुख किस ओर है, ये कोई नहीं जानता। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप,
अमेरिका की चुनावी लड़ाई परवान चढ़ चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि चुनाव में जीत किसकी हो रही है। CNN के सर्वे ने भी दुनिया को हैरान कर दिया। इस सर्वे में 47% लोगों ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति के लिए सही कैंडिडेट माना, जबकि इतने ही प्रतिशत लोगों की पसंद डोनाल्ड ट्रंप है। यानी चुनाव के 9 दिन पहले तक मामला टाई पर चल रहा है। अमेरिका का चुनाव पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। लोग मानते हैं अगर वहां ट्रंप आएंगे तो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जाएगी, आक्रामक सरकार होगी, जबकि कमला हैरिस बैलेंस्ड हैं। उनकी पार्टी डिफेंसिव नीतियां लाती है। CNN के सर्वे में ये भी कहा गया कि अमेरिका का 85% वोटर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए मन बना चुका है। उन्होंने अभी से डिसाइड कर लिया है कि वोट किसे करना है। लेकिन असली गेम चेंजर वो 15% लोग जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि वोट किसे देना है। ऐसे वोटर्स को साइलेंट वोटर कहते हैं, जो मतदाता सिर्फ चुनाव के दिन अपना मूड बताते हैं। चुनाव के आखिरी हफ्तों में उन्हीं मतदाताओं को साधने की जुगत चल रही है। ट्रंप, हैरिस, बाइडेन से लेकर बराक ओबामा तक अमेरिका का हर बड़ा नेता इस वक्त मैदान में है, अपनी पार्टी को जिताने में जुटा हुआ है। नेताओं के साथ ही साथ हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी चुनाव प्रचार में बिजी हैं। अमेरिका का इकोसिस्टम थोड़ा सा अलग है। वहां हमारे देश की तरह सेलिब्रिटीज चुपचाप नहीं रहते, वो बाकायदा अपनी राजनीतिक पसंद का इजहार करते रहते हैं। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलिए आपको बता देते हैं, एक एक करके दे देते हैं जानकारी। कमला हैरिस के सपोर्ट में कई बड़े नाम सामने आए हैं। उनके साथ बियोंसे जैसी मशहूर सिंगर हैं। वहीं दुनिया के सबसे बड़े रैपर्स में से एक एमिनेम भी कमला के साथ मौजूद रहे। सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने भी कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। हालांकि ट्रंप इस मामले में थोड़े हल्के हैं। उनके पास कमला जैसे बड़े नाम तो नहीं, लेकिन मशहूर अमेरिकन एक्टर ज़ैकरी लेवी, ग्रैमी अवार्ड विजेता ली ग्रीनवुड और जैसन एल्डीन जैसे स्टार्स जरूर साथ खड़े दिखाई देते हैं। बिजनेसमैन की बात करें तो कमला के पास सबसे बड़ा सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO बिल गेट्स का है। उनके अलावा लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन और ब्लूमबर्ग के को फाउंडर माइकल ब्लूमबर्ग भी हैरिस का साथ दे रहे हैं। वहीं ट्रंप की बात की जाए तो उनके पास सबसे बड़ा सपोर्ट एलन मस्क का है। उनके साथ विन रिजॉर्ट के मालिक स्टीव विन और WWE की पूर्व एग्जीक्यूटिव लिंडा मैकमेहन भी ट्रंप को सपोर्ट कर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इन दो कैंडिडेट्स के पीछे बड़े बड़े लोगों का नाम दांव पर लगा हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।